बसपा सुप्रीमो एक बार फिर अपने तीखे अंदाज और तेवर के साथ बीते 9 साल बाद मंच पे नजर आईं और ये इससे पहले 2016 में अक्टूबर में इन्होंने एक बड़ी रैली की थी और आज काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ी रैली आयोजित की। लाखों की भीड़ एकजुट हुई और उसके बाद मायावती का जो तेवर था वो बड़े तीखे अंदाज में था और उन्होंने सपा पर जमकर हमला भी बोला और योगी सरकार की तारीफ की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन मनी लाल जी हैं। सर, 9 साल बाद पहले 2016 में अक्टूबर में एक रैली की गई थी, उसके बाद आज 9 अक्टूबर 2025 में ये रैली आयोजित होती है, बीते करीब 9 साल बाद। और तीखे अंदाज और वही पुराने तेवर में देखी जाती हैं मायावती और मंच से हमला बोलती हैं अखिलेश यादव पर नाम लेकर के। और पीडीए, जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए याद नहीं आता, अब इनको पीडीए याद आ रहा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ वर्षों से मायावती राजनीति में उतना सक्रिय नहीं थी और यहाँ तक कहा जा रहा था कि उनके आगे अब पार्टी को बढ़ाने का और प्रदेश स्तर पे बचाने का एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी कई तरह के प्रयोग किए, जो हम सब देख चुके हैं। आज की जो लखनऊ में रैली हुई है, वो उसका जो एक ओकेज़न था, वो तो काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, लेकिन इस बहाने उन्होंने दलित समुदाय को फिर से काशीराम का आवाहन करते हुए एक जगह एकत्र किया। और ये शक्ति प्रदर्शन उनके लिए इस मायने में ज़रूरी था कि जो लोग और जो राजनीतिक दल मायावती को राइट ऑफ कर चुके थे कि अब इनके अंदर शायद ताकत नहीं बची, संगठन नहीं बचा, समर्थक नहीं बचे और नेतृत्व की दूसरी पंक्ति नहीं बची, तो ये उनके लिए एक स्पष्ट जवाब था कि हाँ, मायावती के अंदर अभी भी ताकत है। जो कुछ बातें बिल्कुल साफ दिख रही हैं वो ये कि मायावती ने पूरी कोशिश इस बार की है इस रैली से कि वे जो 1990 के दशक के बाद से लेके और जब वो सत्ता में अकेले अपने दम पे सरकार में थी 2012 तक, उस समय तक की जो उनकी मजबूती थी उत्तर प्रदेश में, उसको फिर लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है। मुझे याद है इस तरह की रैलियां जिसमें लाखों लोग इकट्ठा होते थे, वो केवल मायावती के ही दम की बात हुआ करती थी और इसकी खूब चर्चा होती थी। तो निश्चित तौर पे ये मायावती का एक स्पष्ट संदेश है कि वे आज भी सपा की ओर ही सबसे ज़्यादा आक्रामक रहेंगी और सपा के ऊपर हमला बोलने में कहीं भी कोई कोताही उन्होंने न की है और न करेंगी, क्योंकि उनके लिए जो बीच में सपा के साथ एक मेल जोल और गठबंधन की जो संभावनाएं निकली थीं, इसका मतलब ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस चूँकि प्रदेश में बहुत ज़्यादा अभी स्थापित नहीं हो पाई है, तो मुझे लगता है ये बसपा की ओर से कोशिश है कि वे अपने को एक उत्तर प्रदेश के पावर स्ट्रक्चर में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, एक बड़ी पार्टी के तौर पर फिर से स्थापित करें और साथ ही जो उनके साथ के जातियाँ थीं, जो उनके साथ हमेशा से रही थीं, उनको फिर से उन्होंने आह्वान किया है, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा के माध्यम से या उमाशंकर सिंह के माध्यम से। तो ये उनके लिए दलितों के अलावा अन्य लोगों को जोड़ने का भी एक संकेत है और साथ ही भाजपा की ओर ये संकेत है कि वो उनके आभारी तो हैं, लेकिन सारी सीटें खुद लड़ेंगी, अकेले दम पे लड़ेंगी। तो ये मुझे लगता है एक तरह से उनके अपने शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा है कि वो इतनी मजबूत अपने आप को समझ रही हैं कि वे अकेले दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ सकती है। अब बाकी भाजपा और बाकी दलों को सोचना है कि वे मायावती के साथ आगे आने वाले समय में किस तरह के संपर्क रखें और किस तरह से उनको डील करें। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो मायावती ने इसका भी मंच से आज जिक्र किया है कि जब मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए जो निर्णय लिए गए थे, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, दोनों ने उससे खिलवाड़ किया है। और जब हम 2027 में अकेले दम पर सरकार बनाएंगे तो उसको वापस लिया जाएगा। और दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करती हैं और वहीं कहती हैं कि भाजपा ने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो दलित वर्ग है उसके लिए भी जो काम है वो कम नहीं बिगाड़ा है, उनके भी भविष्य से खिलवाड़ किया है। तो ये कैसी राजनीति है सर? देखिए, ये बात हम सब ने देखी है कि 2014 के बाद से जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा की सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान दलितों के समर्थन का था। वे दलित जो किसी ज़माने में आंख बंद करके मायावती के पीछे रहते थे,
वे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे करके भाजपा की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे तमाम सारी योजनाएं थीं, लाभ थे और उनको एक ये एहसास कराया गया कि हाँ, उनका सम्मान भाजपा भी करती है। ये मुझे लगता है बसपा की जो निष्क्रियता थी पिछले कुछ सालों में, उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि उनको अब दलितों में वो उत्साह अपने प्रति नहीं दिखता था। आज जब केंद्र में सरकार को 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और जनरली एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है केंद्र में या किसी भी सरकार के लंबे समय तक रहने पे, और उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को 7-8 साल होने को आ रहे हैं, तो ये उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दलितों को एक बार फिर से आह्वान करने की कोशिश है कि वे दलित जो उनके साथ थे और उनके सरकार बनने के दौरान दलितों के लिए जो किया गया उसको याद दिलाया जाए और ये कहा जाए कि उसके बाद की सपा सरकार ने और भाजपा सरकार ने दलितों के लिए उतना नहीं किया। तो ये भी अब दलितों को अपने अंदर देखना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि क्या उनके हित बसपा सरकार में ज़्यादा संरक्षित थे या भाजपा सरकार में। अब ये मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में ये द्वंद्व देखने को मिलेगा दलित समुदाय के बीच में, और भाजपा की ओर से भी आने वाले समय में दलितों के हित में कुछ नई शुरुआत की जाए या पहल की जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर, मंच से तकरीबन 1 घंटे का संबोधन हुआ मायावती का और आकाश आनंद का नाम लिया। इससे ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि उनकी पार्टी के वारिस आकाश आनंद ही होंगे, ये साफ कर दिया। साथ ही 5 और सीनियर लीडर थे जिनके बेटों का नाम लिया। एक तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा ये कि जो यूथ है, क्या मायावती अपने जो दलित वोटर हैं, जो काडर वोटर हैं, उनके नेतृत्व के लिए आकाश आनंद का नाम उनको मंच से लेना पड़ा? क्या यूथ बसपा से कट रहा है, जो युवा है कट रहा है, उसके लिए ऐसा मंच से नाम लेना पड़ा मायावती को? ये बात बिल्कुल सही है और कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि बसपा में युवाओं के लिए और यूथ अपील के लिए कोई बहुत ख़ास अभी तक देने के लिए नहीं था। ना कोई चेहरा, ना कोई नारा, ना कोई पहल। आकाश आनंद के सामने आ जाने के बाद से उन्होंने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई थी, जो हमें याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, वो इतने आक्रामक हो गए कि कहीं न कहीं मायावती को उनके बारे में एक निर्णय लेना पड़ा। कुछ समय तक उनको पीछे हटाया गया और अब फिर से उनको सामने किया गया है। तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि युवाओं के लिए एक चेहरा जो कि आक्रामक है और जो दलितों के अंदर एक जो भावना है कि उन्हें भागीदारी चाहिए, उन्हें अपना एक स्थान चाहिए समाज में और इस्टेब्लिशमेंट में, उस आवाज़ को उठाने के लिए एक युवा आवाज़ भी है। तो मायावती ने ये निश्चित तौर पर निर्णय लिया है और जैसा आपने कहा कि तमाम सारे नेताओं के अगली जनरेशन के लोगों का भी नाम लिया गया, ये तो बिल्कुल ही साफ संकेत है कि आने वाले समय में अगर पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को सामने लाया जाए और उनसे युवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं, वादे किए जाएं, आह्वान किया जाए, तो ये इस बात को और पुख्ता करेगा कि मायावती की पार्टी में अब युवाओं को भी एक बड़े समर्थक वर्ग के तौर पर देखा जा रहा है और उसमें केवल दलित ही नहीं हो सकता है, उसमें अन्य वर्गों को भी लोग हों, क्योंकि अखिलेश यादव और भाजपा की ओर से लगातार युवाओं को टारगेट किया जाता रहा है और ये कमी अब बसपा भी पूरी करना चाहेगी। सर, लेकिन बीते दिनों जैसे देखा गया, आकाश आनंद को लेकर के पार्टी से उन्होंने निष्कासित किया, उसके बाद फिर उनके समधी को भी निष्कासित किया, अशोक सिद्धार्थ को भी, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं, वापस आते हैं। पहले आकाश आनंद आते हैं, उसके बाद उनके समधी सोशल मीडिया से अपील करते हैं, वो वापस आते हैं और मन से वो कहती हैं कि जैसे मुझे काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, वैसे आप लोगों से अपील करती हूँ कि आकाश आनंद को आगे बढ़ाइए। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे का नाम लेते हुए, उमा शंकर सिंह का नाम लेते हुए, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का नाम लेते हुए, तो क्या ये एक अंदर कह सकते हैं कि मतभेद की स्थिति बनी हुई थी क्या, जिसको क्लियर किया आज मायावती ने मंच से कि अपने काडर वोट को ये उन्होंने मैसेज दिया है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है, अब पार्टी में आप जुड़िए और पहले की तरह काम करिए? देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि आकाश आनंद के ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई की गई थी, वो एक स्पॉट एक्शन था जो कि मायावती को शायद आकाश आनंद के तौर तरीके, बोलने का तरीका पसंद नहीं आया होगा और चूँकि वो इस तरह के तुरंत-फुरंत निर्णयों के लिए जानी जाती हैं, तो उन्होंने बजाय उसको वार्निंग देने के
या डांटने फटकारने के उन्होंने तुरंत उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। लेकिन जैसा हमने देखा कि उसके कुछ ही दिनों बाद बहुत सारे प्रयोग किए गए कि पार्टी की लीडरशिप में नंबर 2 लीडर कौन होगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये ज़रूर एहसास हुआ होगा मायावती को कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए जिस तरह के फुल टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत है वो कोई अन्य नेता नहीं दे सकता, वो कोई उनके परिवार का ही और बहुत ही करीबी सदस्य होना चाहिए, जिसलिए आकाश आनंद को वापस लाया गया। तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ़ लिया गया एक्शन वो एक टेम्परेरी फेज़ था और अंततः मायावती उनको ही आगे करती, भले ही वो जो वेटिंग पीरियड था वो थोड़ा और लंबा होता, क्योंकि आकाश आनंद से ज़्यादा उचित कैंडिडेट इस समय बसपा के पास कोई नहीं दिखता। अगर ऐसा होता तो इस पीरियड में कोई ना कोई व्यक्ति और ज़रूर लीडरशिप की पहली पंक्ति में आ चुका होता। सर एक बात रोकूंगा सर, इस बीच ये भी खबर बहुत तेज़ी से चली थी कि सीतापुर में जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान एक तगड़ा और भाषण दिया था और उसके बाद पश्चिम में भी वो गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने तगड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक भाषण दिया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि मायावती नाराज़ हो गई थी और ये नाराज़गी बताया जा रहा था कि भाजपा के दबाव में मायावती ने जो है नाराज़गी जाहिर की थी और उसको मन में था, तो कहीं ना कहीं उसकी कसर भी थी ये। बिल्कुल मैंने जैसा अभी बताया कि आकाश आनंद के जिन बयानों से और जिन बातों से मायावती ने नाराज़गी पब्लिकली दिखाई थी, ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो किसी अन्य फैक्टर की वजह से या किसी अन्य दबाव की वजह से वो हुआ हो। मायावती के लिए इस तरह के निर्णय लेना कि किसी को हटा देना, किसी को वापस ले देना, ये बहुत सामान्य नहीं है। आम तौर पे वो जब किसी को हटाती हैं तो वो हटा ही देती हैं, पार्टी से ही बाहर हो जाते हैं लोग। उनके सरकार के दौरान हमने कई बार ये देखा। आकाश आनंद को वो अपने से उस तरह से अलग कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो एक तो उनके परिवार का सदस्य है और दूसरा उनके अपने निकट संबंधियों में आकाश ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक राजनीतिक सूझबूझ भी दिखती है, एक युवा डायरेक्शन भी दिखता है। और जिस तरह की बातें उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान की थी, ऐसा सुना जाता है कि उन बातों का बड़ा अच्छा असर पड़ा था उनके समर्थकों पे और ख़ास तौर पे युवाओं में, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पे उन्होंने हमला बोला था काफ़ी तीखे अंदाज में, काफ़ी तीखे अंदाज में, तो वो लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है मायावती ने ये ज़रूर नोटिस किया था, लेकिन वो जो एक्शन लिया गया वो एक टेम्परेरी एक्शन था, जैसा मैंने अभी कहा, और अंततः उन्हें आकाश आनंद को लाना ही था। और कुछ दिनों तक उसको पीछे रखने के बाद उन्होंने जिस तरह से फिर कहा कि उनको मैंने समझा दिया है और वो संयम बरतेंगे वगैरह वगैरह कुछ बातें कही थी, तो अब मुझे लगता है कि अब जो जिम्मेदारी ये आकाश को देंगी उसमें आकाश भी संभल के काम करेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये पता हो गया होगा कि आगे चल के कौन उनकी पार्टी के साथ चल सकता है, कौन विरोधी हो सकता है और किस सीमा तक वो किसी पर हमला बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। मायावती ने कहा कि सपा, भाजपा, कांग्रेस जो जातिवादी मानसिकता के आधार पर राजनीति करती हैं, ऐसे लोगों से सजग रहिए। 2027 का चुनाव करीब है और आप लोग अपनी तैयारी करिए। वहीं आजम खान का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये खबरें कहाँ से फैलाई गई, कैसे फैलाई गई। उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हम जिससे भी मिलते हैं खुले में मिलते हैं, बंद कमरे में नहीं मिलते हैं। और वहीं चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो अपने को दलित शुभचिंतक बताते हैं उनसे भी दूर रहने की आप लोगों की ज़रूरत है। ये केवल दिखावा और ढोंग है, ये सत्ता संरक्षित लोग हैं। देखिए, इसमें 3 बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि बसपा के लिए दलित समर्थन जब तक काफ़ी था उतने दिनों तक वो सत्ता के शीर्ष पर रहीं। जब वो समर्थन कम होना शुरू हो गया तो मायावती का महत्व भी धीरे धीरे कम हुआ। दूसरा, किसी समय कुछ वर्षों तक उन्हें मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि ऐसा माना गया कि वे भाजपा के करीब जा रही हैं। तीसरा, ये बात कई बार आ रही थी जब आज़म खान जेल में थे कि वो सपा से नाराज़ हैं और बाहर आने के बाद या फिर से राजनीतिक पारी शुरू करने के समय वे बसपा की ओर रुख कर सकते हैं। इन तीनों बातों को अगर हम पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम से जोड़ें तो ये लगेगा कि मायावती ने भी इस बात को समझ लिया होगा कि केवल दलितों को अपने साथ जोड़कर फिर से सत्ता का वो शीर्ष प्राप्त करना अब संभव नहीं है, तो उन्हें अन्यत्र भी देखना पड़ेगा। दूसरा, मुस्लिम्स का साथ मिलना
ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काफ़ी पहले से मुस्लिम्स को अपने पास जोड़े रखने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। ये मायावती भी जानती हैं। ऐसे में आज़म खान उनके पास आएंगे या ये आज़म खान को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा दूर की कौड़ी थी, क्योंकि आज़म खान उस मिजाज के नेता नहीं हैं कि वे मायावती जैसी कड़क मिजाज नेता के साथ मिलकर काम कर सकें। और तीसरा ये कि अब जब ये दिख रहा है कि सपा ही एक मजबूत टक्कर देने वाली पार्टी के तौर पर प्रदेश में सामने है, भाजपा के सामने है, तो अगर बसपा को कहीं अपने आप को पोजीशन करना है तो वो सपा की जगह पोजीशन करना है। अगर सपा भारतीय जनता पार्टी पर कई अन्य तरीक़ों से हमला बोलती है तो मायावती के पास हमला बोलने के हो सकता है कुछ बिंदु कम हों, लेकिन वे अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखने में सफल रहती हैं। ये बात आज की रैली में स्पष्ट हो गया। तो मुझे लगता है ये उनकी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें कई कोण मुझे दिख रहे हैं। दलितों को अपने साथ रोके रखने की सफलता एक है, मुस्लिम्स को बिना आज़म खान के भी अगर वो अपने साथ जोड़ सकती हैं तो ये उनकी एक बड़ी सफलता होगी, जिसकी कोशिश हमें आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। और तीसरा ये कि दलितों के अलावा जो एक हिंदू समुदाय के अन्य लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना, जिसमें कि तमाम अन्य अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, जिसमें कि बौद्ध हैं और सिख हैं और इस तरह के लोग हैं, तो उनको भी अगर वो अपने साथ जोड़ती हैं तो ये मायावती के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की दिशा में एक कदम होगा, जिसमें वे कम से कम सपा को टक्कर दे सकने की सोच सकती हैं। क्योंकि सपा आज भी पीडीए के नाम पर अधिकतर जो बैकवर्ड्स हैं और मुस्लिम्स हैं, MY के बजाय उन्होंने उसको पीडीए बनाया ज़रूर है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच में उनकी पकड़ बनी हुई है, लेकिन पिछड़ों के बीच में उन्होंने थोड़ी पकड़ अपनी छूटी है उनसे, क्योंकि वो अधिकतर अब भाजपा के साथ जा रहे हैं। दलित बड़े वर्ग में सपा के साथ नहीं है। तो अगर 50-50 चांसेस दोनों ओर हैं तो मायावती उस 50% चांस को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या ये पीडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए कई खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि बीजेपी की टीम भी मायावती, जो पीडीए को नुकसान करने के लिए मायावती को भाजपा ही मजबूत कर रही है। और इसी बीच मायावती ने ये भी मंच से कहा कि कुछ लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बसपा के कुछ नेता उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मन से कहा कि मायावती जी से मुलाकात करी, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ी। मेरे से किसी ने मुलाकात नहीं करी, दिल्ली का जिक्र किया, लखनऊ का जिक्र किया, मेरी कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सब झूठी अफवाह है। और बताते एक दो नेताओं को जोड़ के बता रहे हैं कि बसपा के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो कितना इसमें सर गैपिंग है, क्या है ये? देखिए, ये संक्षेप में इसको समझना ज़रूरी है कि आखिरकार मायावती का जो एक उत्थान हुआ था राजनीति में, ये तो हम सब जानते हैं कि वो ज़माना ही ऐसा था 90 के दशक से लेकर 2007 तक, जब उनकी सरकार अपने दम पे बनी। लेकिन उसके बाद जो उनका डिक्लाइन हुआ है 2012 के बाद से, उसके पीछे के जो कारण हैं वो भी काफ़ी स्पष्ट हैं। तो आज की तारीख में जो USP या जो एक विशेष बिंदु मायावती के पक्ष में काम कर रहे थे, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुए होंगे, तभी ना मायावती कमज़ोर हुई हैं। तो उनको एक करके सहेजना, संभालना और फिर से उन्हें अपने समर्थन के तौर पर मजबूत करना, ये मायावती की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं या बहुत ज़्यादा इसमें सतह कोई है। उन्हें अपने दलित वर्ग को तो अपने साथ रखना ही है, लेकिन चूँकि केवल दलितों के दम पे सरकार नहीं बन सकती, तो अन्य वर्गों को भी जोड़ना है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू वर्ग के अन्य समुदाय हैं और जो भी अन्य लोग हो सकते हैं जो उनको सत्ता तक ले जाने में मदद कर सकें। तो आज अगर पीडीए के दम पे अखिलेश यादव पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के हितों का एक चैम्पियन बन रहे हैं, तो इसमें हिंदू वर्ग के बाकी लोग छूटते हैं। और जिस तरह से मायावती ने आज, चाहे वो सतीश मिश्रा हो, चाहे वो उमाशंकर सिंह हो, इनको अपने साथ सामने रख के एक संदेश दिया कि उनके पास केवल दलित ही नहीं बल्कि हिंदुओं के अन्य वर्गों के लिए भी जगह है। तो एक तो टक्कर देने का कारण ये है। पीडीए को लेके अखिलेश यादव अति उत्साहित ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन शायद वे भी जानते होंगे कि केवल पीडीए के समर्थन से सत्ता तक पहुंचना बहुत आसान अब नहीं रह गया, जिस तरह के समाज में बदलाव आए हैं।
तो मायावती भी इस कदम पे एक कदम आगे ही चल के सोच रही हैं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ना हो तो हिंदू वर्ग तो हमारे साथ है ही। तो और चूंकि उनकी बीजेपी से इधर पिछले दिनों काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, ऐसी खबरें मिलती रही हैं, तो हो सकता है उन्हें मुस्लिम समर्थन ना मिले। तो मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो इसके लिए भी तैयार होंगी कि अगर अल्पसंख्यक समर्थन हमें नहीं मिलता है तो मेरे पास हिंदू समुदाय के अन्य वर्ग तो हैं। तो अगर इस तरह का एक कॉम्बिनेशन वे अपने लिए बनाती हैं तो वो पीडीए को टक्कर ले पाएंगी। मुझे लगता है इसी को मजबूत करने में आने वाले समय में उनकी दिशा बनेगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रतन मनीलाल जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जो पीडीए है उसकी काट के लिए मायावती एक कदम आगे चल रही हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ उन्होंने जो हिंदू वर्ग के अन्य जातियां हैं उनको भी लामबंद करने की इस आज की रैली से कोशिश की है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।